नमस्कार। अमलतास के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि अमलतास सांस्कृतिक और साहित्यिक सरोकार का मंच है और इन दिनों यहां फेसबुक लाइव का आयोजन किया जा रहा है। इस मंच का संयोजन आनंद मिश्रा और विशाल पांडे जी कर रहे हैं। अभी तक आपने बहुत सारे विद्वानों को, कलाकारों को इस मंच पर सुना है। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक कमलेश कुमार मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे धन्यवाद। इस मंच पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, हमने सुना है कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जुड़ रहे हैं फिल्म निर्देशन के साथ साथ। नहीं, अब पत्रकारिता तो हो नहीं रही है। जी मैं अपना करियर शुरू ही किया था पत्रकारिता से। तो जी बतौर सर। पत्रकार अखबार से लेखन शुरू हुआ था। बाद में मैंने टेलीविजन में भी कुछ देर तक पत्रकारिता की थी। लेकिन जी धीरे धीरे सिनेमा का चस्का लगने लगा और उसने ज़्यादा आकर्षित किया और जी पत्रकारिता का स्वरूप बदल भी रहा था, तो उसने मुझे वहाँ से धक्का देना शुरू कर दिया। जी। तो इसलिए ये दोनों काम हो गया कि वहाँ से पत्रकारिता छूटी और इधर फ़िल्म की तरफ मूव कर गया। तो सर, बिहार के गोपालगंज से फिल्मी दुनिया तक का सफर तय करने की इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? मतलब कैसे आपको लगा कि आप फिल्म निर्देशन के बनने का पहला विचार आपके दिमाग में किस तरह से आया? देखिए, गोपालगंज से तो फ़िल्म का नहीं लगा था, लेकिन हाँ, जी गोपालगंज अपने गाँव में जो मेरा गाँव है, हथुआ के पास सिंधा एक गाँव है। जी तो मेरी पढ़ाई-लिखाई भी वही हथुआ में ही हुई। उसके बाद हम छपरा गए। जी कुछ दिन पटना में रहे, लेकिन उसके बाद दिल्ली आ गए। तो दिल्ली आने तक भी सिनेमा देखने की बात थी, समझने की बात थी, लेकिन अ, सिनेमा को इस तरह से मतलब एज़ अ फ़िल्म डायरेक्टर तब तक भी नहीं सोचा था, क्योंकि हम जब दिल्ली आए तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आया था, एस्पायरेंट था सिविल सर्विस का। ओके ओके ओके। तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। लास्ट मोमेंट जी में जो लास्ट चांस था वो भी नहीं क्रैक कर पाया मैं। अ, उस दरमियान मैंने फिर एक अल्टरनेट था मेरे पास कि कुछ लेखन-पाठन से ही जुड़ा काम कर सकता हूँ मैं। तो मैंने पत्रकारिता को करियर चुना। जी तो पत्रकार बनने के साथ ही कुछ मतलब कि ऐसे संपर्क हुए कि वो धीरे-धीरे फिर फ़िल्म का चस्का जी डेवलप होने लगा, मतलब कि फ़िल्म की जो रुचि है उसकी। तो वो तो यहाँ आकर के और वो पत्रकारिता करने के दरमियान और वो उसमें भी कुछ टीवी के मैंने शोज़ किए अपने, जब मैंने 20 साल 21 साल पहले ही अपना पहला सीरियल डायरेक्ट किया था, जी दूरदर्शन कमलेश। पे था, जी टेलीविज़न पे। तो उन दरमियान मतलब कि फ़िल्मी थोड़ी समझ अपने को बढ़ाने लगा था। और आज भी देखिए, बहुत ईमानदारी से कहने की बात है कि जी मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, बस शुरुआत की है। और शायद ये देर से शुरुआत है कि इस स्टेज पे मतलब कि तो अपने नाम कुछ ख़ास है नहीं, बस ये है कि पिछले साल एक फ़िल्म मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स किया और उसको नेशनल अवार्ड मिला, आप लोगों को शायद पता जी हो। सर। जी और जी उससे जी, मतलब वो मैंने देखी भी है सर। अच्छा, और जी उससे बाद अभी आज़मगढ़ कंप्लीट किया। हालाँकि आज़मगढ़ की शुरुआत थोड़ी पहले कर दी थी, लेकिन वो पूरी होते-होते थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन वो पूरी हो गई है। और अब अगली फ़िल्म मैंने एक फ़िल्म हमारे एक मित्र डायरेक्टर हैं, अभी खुलासा नहीं करूँगा, तो वो फ़िल्म हमने लिखी है बतौर राइटर। डायरेक्ट हमारे वही जो हैं वही करेंगे। जी तो सर। और अभी लेखन चल रहा है अगली फ़िल्म का। तो ये सर जी जी जी। जैसा कि आपने बताया कि और हमने पढ़ा भी है, मधुबनी के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। तो सर, उस पुरस्कार के मिलने के बाद आपके हौसले में कितना चढ़ाव आया? आपको अ, कॉन्फिडेंस? देखिए, वो पुरस्कार मेरे लिए थोड़ी ज़िम्मेदारियों का बोध कराता है एक तरह से। जी किसी भी कलाकार के लिए या किसी भी इस तरह की फ़ील्ड में जो कुछ भी जो लोग भी हैं, उनको यदि कोई पुरस्कार मिलता है, तो वो एक थोड़ा-सा डराता भी है। आपको फिर इससे आगे या उन्हीं तरह की चीज़ों को करते हुए अब आपको जीवन
में बढ़ना है। और सर जब वो देश का सबसे बड़ा पुरस्कार हो तब तो फिर बात कुछ और ही हाँ, हो जाती है। तो वो थोड़ा ये है कि आगे और चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि उससे ऊपर की चीज़ आपको सोचनी होगी, उससे ऊपर का कथानक, उससे ऊपर की टेक्निक, उससे ऊपर का ट्रीटमेंट आपके लिए चाहिए होगा। तो वो हर बार जब भी कुछ ऐसी चीज़ है और किसी के लिए भी, तो एक ज़िम्मेदारी का एहसास कराता है। और खुशी जी, है कि बड़ों के आशीर्वाद से वो फ़िल्म हमने की। और डॉक्टर मंदेश्वर पाठक जी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। मैं उनका जी, हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने उस फ़िल्म को बनाने की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी। और ये उन्हीं की परिकल्पना थी वो फ़िल्म, मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स। वो मधुबनी की फ़ोक आर्टिस्ट ने जो मधुबनी रेलवे स्टेशन को अपने कला से अलंकृत किया उसको, और सजा दिया जी, रेलवे ने उसको, अ, पुरस्कृत किया उस स्टेशन को, द सेकंड मोस्ट जी, ब्यूटीफुल स्टेशन इन द इंडिया। जी, जी, और जी, अपने डॉक्टर पाठक साहब वहाँ गए कलाकारों का हौसला अफ़ज़ाई किए, पुरस्कार दिए, तो उनका मन में विचार है कि क्यों नहीं इसको पूरी प्रक्रिया को एक फ़िल्म के रूप में जी, बनाया जाए। तो उसका दायित्व उन्होंने मुझे दिया। मैं उनका आभारी सदैव रहूँगा। और वो फ़िल्म हमने नेशनल अवार्ड के लिए सबमिट की और सौभाग्य सर से उसको बिल्कुल अवार्ड। सर, वो भी आपके आभारी रहेंगे और हम भी आपके आभारी रहेंगे कि आपकी वजह से वो तो दर्शकों को इतनी मुझे लगता है। शानदार एक मूवी देखने को मिली। क्योंकि आजकल जैसा जो सिनेमा चल रहा है, लोग मूलभूत चीज़ें चीज़ें जो मुद्दे के रूप में उठानी चाहिए, उनसे अलग हट रहे हैं। आपने ये ऐसा मुद्दा उठाया है जो लोगों के पास तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे शायद ऐसा लगता है कि आज भी बहुत से जो नए लोग हैं, वो अपने आर्ट और कल्चर के प्रति भावनाओं को छोड़ते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद भी। सर अगला प्रश्न मेरा ये है कि आज की फिल्म्स जैसे कई भागों में खुद को समेट रही हैं, जैसे उनको कंप्लीट करने के लिए सीजन 1, सीजन 2, ऐसे दौर में शॉर्ट फिल्म बनाने का विचार आपको कैसे आया? किताब की बात आप कर रहे हैं। मैं किताब में पहुंचूंगा सर उस पे ये थोड़े शॉर्ट पहले। फ़िल्म मेरी पहली फ़िल्म शॉर्ट फ़िल्म के तौर पे किताब ही, और वो ही मतलब कि अभी तक मैंने जी, दूसरी नहीं बनाई है। जी, जी, लेकिन उसके आगे की एक बात और करूँगा, लेकिन किताब जी, बनाने का वो एक मैंने कोई सोचा नहीं था कि एक शॉर्ट फ़िल्म बनाएँगे वैसा कुछ करके नहीं। वो मैं एक दिन लाइब्रेरी में एक किसी लाइब्रेरी में गया था किसी काम से, तो यूँ ही घूमते हुए लाइब्रेरी में चला गया था। और वहाँ कुछ जो लाइब्रेरी की स्थिति थी, किताबों की स्थिति थी, जो फर्नीचर्स की स्थिति थी, तो वो उसमें से कुछ वेदना, कुछ पीड़ा मुझे सुनाई पड़ रही थी। तो जी, उसको मैंने एक अपने दिनों जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में बैठा करते थे, जी, तो अपने लाइब्रेरियन और अपने साथियों और खुद को वहाँ देखते हुए और आज की लाइब्रेरी उस लाइब्रेरी को कनेक्ट करते हुए एक कहानी बनती जी, चली गई। और फिर मैंने उसको सिनेमा के रूप में पिरोना शुरू किया। और खुशी हुई कि मुझे उसमें टीम बहुत बेहतर मिली। टॉम अल्टर साहब मिले बतौर जी, मेरे मेन प्रोटोगनिस्ट थे। और एक पूजा दीक्षित एक्टर मिली। जी, मेरे जी, कैमरामैन अरुण वर्मा जो हैं एफटीआई से हैं, काफ़ी सीनियर जी, सिनेमाटोग्राफर हैं। उन्होंने साथ दिया। मेरे एडिटर, डीआई, साउंड डिजाइनर सब लोग एफटीआई एलुमनी रहे हैं। तो उन सब लोगों ने उस फ़िल्म को करने में मेरी मदद की। यदि उन सब लोगों का तकनीकी सहयोग नहीं मिला होता, और ख़ासकर टॉम अल्टर साहब जिन्होंने आउट ऑफ द वे जा करके उस फ़िल्म को बनाने में मेरी मदद की, तो वो जी, फ़िल्म जी। उस रूप में नहीं होती। जी। मेरा सर अगला प्रश्न टॉम अल्टर सर से ही जुड़ा हुआ है कि आपको उन कैसे लगा कि वो आपके रोल के लिए ठीक रहेंगे? आप कैसे उन तक पहुँचे? एक बहुत मज़े बहुत में हैं, एक बहुत अपने सुंदर ज़माने संयोग सा बन जाता है जब कोई चीज़ अच्छी बननी होती है, जी, तो कुछ परिस्थितियाँ आपको वैसी क्रिएट होने लगती हैं। जी, तो मैं उस दरमियान वो फ़िल्म सोच रहा था और उसी दरमियान टॉम अल्टर साहब के साथ एक शूट करने का मुझे मौका मिला। जी, तो मैं अपने कैरेक्टर गढ़ रहा था, और उस कैरेक्टर में जब भी मैं टॉम साहब के साथ होता था, तो उसमें वो जी, दिखने लगते थे। जॉन
के नाम से मेरा कैरेक्टर है लाइब्रेरियन का। जी। तो मुझे एकदम हूबहू लगने लगा कि ये टॉम अल्टर ही मेरे जॉन हो सकते हैं। और मैंने उनको सुनाई वो जब स्क्रिप्ट, तो उन्होंने कहा कि कमलेश ये फ़िल्म हर हाल में बननी चाहिए। जी। और मैं बिना ₹1 का पारिश्रमिक लिए हुए इस फ़िल्म को करूँगा। तो अ, वो बात बन गई। और वो क्यों मेरी पसंद बनते गए उसकी वजह ये है कि मेरी फ़िल्म में जो टॉम अल्टर जो जॉन का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो जी। जॉन जो है वो आज की दुनिया का नहीं है। वो किताबी जो प्रिंटेड बुक हम पढ़ते आए हैं, तब की दुनिया का, बिल्कुल। जिसको मोबाइल से वास्ता नहीं है, कंप्यूटर नहीं जानते हैं, लैपटॉप नहीं जानते हैं, और मोबाइल तो दूर-दूर तक जी। कोई उनसे जीवन में है ही नहीं। तो जी, जी, ये सेम कैरेक्टर ये जी रहे थे टॉम अल्टर अपने जीवन में। जी। टॉम अल्टर साहब ऐसे एक्टर थे जो कि जीवन में अपने नाम का कभी मोबाइल नंबर नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, उनके जी, पास जी। मोबाइल फ़ोन होता नहीं था। अच्छा जी। वो अपना पुराने ढंग से जो लैंडलाइन होता था उसी पे बात करते थे, और जी, बाहर होते थे तो ईमेल पे जवाब देते थे, लेकिन जी, फ़ोन कैरी नहीं करते थे। और मेरा जॉन जो कैरेक्टर है वो भी फ़ोन कैरी नहीं कर रहा है। तो जी। जीवन में वो उसको जी रहे थे, तो उससे बढ़िया कैरेक्टर मिल नहीं सकता था एक्टर मुझे। टॉम साहब हमेशा हाथ में जब भी कुछ होता था तो वो कहीं भी खाली समय में वो किताबों में डूबे रहते थे। अब जी, उनके हाथ में हमेशा एक बाहर टूर पे रहें, वैनिटी में रहें, तो एक किताब उनके हाथ में रहती थी। जब भी 10 मिनट का टाइम हो 2 पेज वो पढ़ लें उसमें से। जी। तो ये आलम था उनके जीवन का, अपने किताबों के साथ उनका। तो मेरे जॉन जो कैरेक्टर है उससे काफ़ी करीब थे। तो इसलिए मैंने उनको पसंद किया और उन्होंने उस कहानी को पसंद कर लिया। सर बहुत शानदार, और उनका अभिनय भी सीधे दिल में उतरता है। जैसे हुँ, आज हम देखते हैं कि पर्दे पर शब्दों का वज़न देने के लिए अंधी दौड़ में गाली-गलौज के में भाषा का माध्यम बहुत बन गया है। आप समझ रहे हैं मैं किस दिशा में बात को कर रहा हूँ। बिल्कुल। वहाँ आपने सिर्फ भावनाओं के द्वारा अपनी बातों को रखा, और दिल छू लेना वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। कैसे किया ये आपने? क्या आपको इस प्रोजेक्ट में ये नहीं लगा कि आप एक रिस्क ले रहे हैं? नहीं, जब मैं स्क्रिप्ट जब लिखता हूँ, जी। तो हर कैरेक्टर जो है वो अपने अंदर होता चला जाता है। आप जी, बहुत सारे कैरेक्टर को जी रहे होते हैं लिखते हुए। मैं लेकिन जी, बहुत सारे का हर कैरेक्टर जब भी आप कुछ लिखते हैं, तो जी रहे होते हैं। तो फ़िल्म लिखने का जब वो जो ग्राफ है उसमें ये था कि आपका कैरेक्टर कब बोलेगा? जी, तो वो जो स्थिति थी उसमें कैरेक्टर के संवाद की गुंजाइश थी ही नहीं। तो मैं कोई यदि रिस्क तब लेता जब उसमें संवाद डाल देता। जी। संवाद डाल देता तो मेरे लिए चैलेंज होता कि मैं क्यों संवाद डाला ये बताना, जस्टिफाई करना होता मुझे। बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि मेरी फ़िल्म कहाँ है, लाइब्रेरी में। जी, लाइब्रेरी में कितने कैरेक्टर हैं? एक लाइब्रेरियन, एक जी, पाठक और जी, किताब, 3 कैरेक्टर। जी, जी, किताबें बहुत कुछ कहती हैं, अनकहे रूप से, मतलब कि आपको ध्वनि नहीं है, सिर्फ़ शब्द है और प्रेषण है। बिल्कुल। लाइब्रेरियन और पाठक और लाइब्रेरी, माहौल क्या है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जब जी, घुसते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कृपया शांति बनाए रखें। बिल्कुल सर। तो अब जब आपको गेट पे इंस्ट्रक्शन मिल गया, तो आपका लाइब्रेरियन भी खामोश है, आपका पाठक बिल्कुल। भी खामोश है, किताब भी खामोश है। बहुत कुछ हुआ, तो होठ हिल गए, एक-दूसरे ने बात समझ ली, लेकिन जी, वो ध्वनि नहीं निकली। और सर वो तो बात हमारे दिल तक भी पहुँची कि कई बार ऐसा होता है कि शब्द अपनी बातों को नहीं समझा पाते हैं, लेकिन भावनाएँ अपनी बातें दिल पे उतार देती हैं। बिल्कुल, तो यही बस मेरा वो मैंने कुछ ख़ास किया नहीं, बस ये था कि मैं कैरेक्टर को जैसे था वैसे रखता चला गया बस। सर आपने ख़ास नहीं किया, बट वो मूवी इतनी ख़ास बन गई है कि जो भी उसको देखता है, जो भी भावनाओं के द्वारा उसको देख रहा है, समझ रहा है, उसके दिल में ज़रूर आपकी मूवी उतरी होगी। एटलीस्ट धन्यवाद। मेरे
तो उतरी है सर, मैंने पूरी देखी है और बहुत शानदार अभिनय किया है टॉम अल्टर साहब ने, सभी एक्टरों ने, प्लस आपका निर्देशन वाकई लाजवाब है सर। थैंक यू, थैंक यू। बस आप लोगों ने पसंद अगला किया प्रश्न। और सफलता है उसकी। नहीं सर, बहुत, और वो वाकई में यूथ को बहुत पसंद भी आएगी। मेरा अगला प्रश्न यही है कि आप देख रहे हैं कि किताबों की खुशबू खोती चली जा रही है सर लोगों के बीच। जब हम नई किताब लाते हैं और हम उस किताब को थोड़ा बहुत, मैं भी सर प्रिपरेशन के दौर से ही गुजर रहा हूँ, अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपने स्टार्टिंग में बोला था यूपीएससी का नाम लिया था, तो मैं बहुत कनेक्ट कर पाया उस चीज़ से, इसी वजह से शायद। तो जब किताबें खुलती हैं और उनसे जो खुशबू आती है, उस खुशबू का जो आज समर्थन हमें ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। लोग किताबों को छोड़कर ऑनलाइन स्टडी की तरफ जा रहे हैं और लाइब्रेरीज खाली हो रही हैं, जिस विषय में आपने अपनी एक ये फिल्म बनाई है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर यूथ को? क्या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कभी किताबों की जगह ले सकती है? देखिए, आज के तारीख में यदि हम बिक्री की बात करें किताबों की और जी। छपने की बात करें, जी। तो उसमें गिरावट नहीं है। जी। किताबें छप रही हैं खूब और बिक भी रही हैं खूब। जी। आप देखेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल भी हैं जहाँ किताबें लोग पब्लिश होती हैं और अगले दिन, अगली सुबह वो ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल होती हैं परचेज के लिए। जी। छप रही हैं, बिक रही हैं, सज रही हैं सज रही है, बहुत घर सच की है। अलमीरा में, बिल्कुल। अपने घर के रैक में, हमारे बैकड्रॉप में, कि एक खूबसूरत सा वो लगे कि पढ़ा लिखा आदमी लगे, ठीक है। एग्जैक्टली सर। किताबें लगा करके वॉल पे एक पूरा वॉल बना दें रैक, तो अच्छा लगता है। तो वो छप रही हैं, बिक रही हैं, सज रही हैं। उसको निकाल करके थोड़ी देर के लिए पढ़ा भी जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का जो माया जाल है, इसमें जैसे ही आप घुसते हैं, वो 2 पेज पढ़ने के बाद से वो फिर साल निकल जाता है फिर उस किताब को छुए हुए, और अगला पुस्तक मेला लग जाता है, आप फिर 10-20 किताबें खरीद के ले आते हैं। बिल्कुल सर। और तो ये आजकल जब लोग घर खरीदने जाते हैं तो स्टडी रूम नाम का एक सो कॉल्ड शब्द भी इस्तेमाल करते हैं कि घर में होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वो केवल मेहमानों के आने और जाने के काम में ही सिर्फ आता है बिल्कुल। आजकल। किताबें पढ़ी भी जा रही है, यंग जनरेशन जो है, जो टीन एज वाली जनरेशन है, वो किताब पढ़ रही है। जी। दोनों रूप में, प्रिंटेड रूप में भी और जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो किताबें हैं, पीडीएफ और बाकी फॉर्म में जो बहुत सारे टूल्स हैं किताबें, तो उस पे रिलीज भी होती हैं, जैसे फिल्में रिलीज होती हैं ऑनलाइन, वैसे ऑनलाइन किताबें भी रिलीज होती हैं। तो यंग जनरेशन जो 13 मतलब टीन एज वाली जो जनरेशन है, वो पढ़ रही है। जी। और वो सुखद बात है कि दोनों रूप में पढ़ रही हैं, प्रिंटेड रूप में भी और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी। मेरी बेटी खुद पढ़ती है प्रिंटेड किताबें खरीद करके। जी। लेकिन वो जैसे ही वो फेज ग्रुप से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ थोड़ी हो सकता है कि मतलब ये हो क्या, जो प्रभाव है इन सब चीज़ों का अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, वही है, वो आपको दूर रखे हुए है, आपके घर की किताबों से दूर की छोड़िए। बिल्कुल सही बात है सर। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। और ये मेरे दिल में बहुत समय से था कि मैं ये आपसे प्रश्न पूछूंगा, और ये किसी ने मुझे प्रश्न दिया नहीं है, ये मैंने खुद से आपसे पूछा हुआ है, क्योंकि मैं जी। चाहता हूं इस विषय को आपके सामने रखना, और आपने बहुत खूबसूरती से उसका जवाब दिया। अगला प्रश्न सर मेरा ये है कि जिस तरह से वेब सीरीज लोगों के बीच लोकप्रियता के भावों को बढ़ा रही है, हुँ। आपको लगता है कि क्या उससे पारंपरिक सिनेमा का लॉस हो रहा है? देखिए, एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि जब टेलीविज़न न्यूज़ आया था, जी। तो बड़ी चर्चा चल रही थी। उन दिनों मैं जर्नलिज़्म में था, पत्रकार था, तो जी। बड़ी ज़ोर की चर्चा थी कि अखबार तो खत्म हो जाएँगे। जी। लेकिन हुआ नहीं, अखबार अपना जी। अस्तित्व बचाए रखे और टेलीविज़न का विस्तार भी हुआ। जी। और एक वक़्त ऐसा आ गया है कि बहुत सारे चैनल के बड़े-बड़े एडिटर, बड़े-बड़े रिपोर्टर अखबार की छपी खबरों में ही अपने को तुर्राम खां समझने लग गए हैं। बिल्कुल सही बात है सर। अखबार ना छपे अगले दिन, तो उनके लिए अकाल पड़ जाए न्यूज़ की।
बिल्कुल सही तो बात है। अखबार अखबार अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और टीवी का विस्तार हो रहा है। यही बात फ़िल्म पे भी लागू होगी और हो रही जी, है। फ़िल्म का अस्तित्व बना रहेगा। जी, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे वेब सीरीज़ का विस्तार भी होता रहेगा। जी, लेकिन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के वेब सीरीज़ कितना भी विशाल हो जाएँ और कितना भी विकराल हो जाएँ वो, तो भी वो जी। सिनेमा को नहीं पा सकते। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो ये आप भविष्य में भी यही रहेगा, ये नहीं नहीं मिट सकता। सिनेमा का एक जो अ, टेस्ट मैच ने कभी वनडे को नहीं खत्म किया, वनडे ने कभी टी20 को नहीं खत्म किया, टी20 ने वनडे को नहीं खत्म किया। तो सब एक्सेप्टेबल हैं, एग्ज़ैक्टली सर। तो सबकी स्वीकार्यता है। और लेकिन सिनेमा का अपना फ़िल्म की बात जो फ़िल्म रूप में हम देखते हैं जो 2 घंटे, सवा 2 घंटे की, उसका अस्तित्व तो रहेगा, उसका जी, चार्म भी रहेगा। अभी भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जो वेब सीरीज़ हैं, उसके मुकाबले फ़िल्मों का चार्म ज़्यादा है। ज़्यादा है। एक कलाकार से पहली उम्मीद आप निर्देशक के तौर पर क्या करते हैं? देखिए, वो एक्टिंग ना करें, जी, बस। अच्छा, जेन्युइन सर, वो जिस एक्टिंग तरह ना से करे। हाँ, वो आए तो उसको एक कैरेक्टर बता दिया गया है, वो कैरेक्टर पढ़ ले, जी ले और उस कैरेक्टर में खो जाए और जो वो कैरेक्टर है वैसा प्ले करता चला जाए और जैसे ही वो एक्टिंग करने लगेगा तो अ, मामला बिगड़ ये बात जाता है। आप सर ये बात आपकी फ़िल्म में साफ देखने को मिल रही है कि आपने कितना खुला छोड़ा हुआ है अपने एक्टरों को और इसलिए उन्होंने दिल से एक्टिंग करी, जो बात पर्दे तक सामने आई है। कोई ऐसा किरदार और कोई ऐसा सिनेमा जो हमेशा से आपका खास रहा हो? नहीं, कोई एक ऐसी फ़िल्म को लेकर के नहीं कि यही हर बार नई, तभी तो देखिए हम लोग मेकर के तौर पे किसी एक फ़िल्म को पकड़ करके नहीं रख सकते, जी, क्योंकि नवसृजन ही मतलब कि इसकी खूबसूरती है कि आप बहुत सारी फ़िल्में देखेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर देखेंगे, हर बार वो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जी, नए जो आते हैं, वो फिर आपको लुभाते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि वो वाला जो है ना, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो जी, बहुत बढ़िया था निस्संदेह, लेकिन जो नया आ रहा है, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो स्वीकार्यता रहेगी हमेशा और हम लोग मतलब कि एज़ ए फ़िल्म मेकर मैं तो यही चाहता हूँ कि हर नए चीज़ का और हर एक अच्छी चीज़ का उतना ही दिल से स्वागत रहे और उसका उतना ही उसको एनकरेज किया जाए। तो आप बिल्कुल सर। पुरानी फ़िल्मों में भी एक अदा है जो अ, मतलब कि अदाकारी का वो जलवा जो था उन दिनों का और आज का जो है, दोनों अपनी-अपनी जगह पे अपने-अपने दौर में, अपने-अपने समय काल में एकदम बिल्कुल परफेक्ट हैं। बिल्कुल सर। आगे किन प्रोजेक्ट पर सर काम कर रहे हैं? आपने जैसा बताया आजम की अपकमिंग मूवी है, हाँ, वो तो आजमगढ़ तो कंप्लीट हो गई है, बस अब उसको जी, अब देखते हैं कि उसको देखने का क्या माध्यम बनता है दिखाने का। जी, एक फ़िल्म अभी लिखी है जो हमारे भाई साहब हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी पहली फ़िल्म है और बहुत खूबसूरत स्टोरी उन्हीं की है। मैंने उसको स्क्रीन प्ले और डायलॉग उसका लिखा और वो करते हुए विशाल जी बहुत ही मज़ा आया। वो एक जी, 13 साल की बच्ची की स्टोरी है। कोई हीरोइक छवि वाली नहीं है। 13 साल की मासूम बच्ची की अपनी कुछ सवाल हैं जो जी, 5 साल से 13 साल, 14 साल तक होते-होते उसने अपने जीवन में बदलाव जो आ रहा है, उसके इर्द-गिर्द एक कहानी। तो वो फ़िल्म अभी तुरंत बनने जा रही है और उसमें बनने के दरमियान भी मैं एक तरह से क्रिएटिव तौर पे हिस्सा रहूँगा। अगली फ़िल्म जो है वो थोड़ी जो मैं लिख रहा हूँ इस लॉकडाउन के दरमियान एक कहानी मेरे मन में उभर कर के आई जी, और वो टाइटल भी लॉकडाउन के नाम से मैंने अभी पहले टाइटल रजिस्टर करा करके उसको शुरू किया है। तो वो बहुत खूबसूरत एक फ़िल्म वो भी लिखी गई है जी, और एक फ़िल्म जो मेरे मन में है बनाने की उत्कट इच्छा है कि उसको जल्दी से मैं बनाऊँ। वो है एक
बिहार की एक घटना है, सिवान जिले में 2 लड़कों को एक बाहुबली द्वारा तेजाब से नहला करके मार दिया गया था। जी। उस स्वतंत्रता के संघर्ष की कहानी जो है, वो मैंने लिखी है और उस पिता के संघर्ष ने उस बाहुबली को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने में बड़ी भूमिका अदा की। तो वो वर्तमान परिदृश्य में जी, जी बताएँ। बहुत ही एक पेनफुल स्टोरी है, बहुत खूबसूरती से मैंने उसको, तो मैं चाहूँगा कि वो फ़िल्म मेरी अच्छे से बने। अब देखिए प्रोड्यूसर ढूँढ रहा सर, हूँ। हमारी शुभकामनाएँ आपके और साथ हैं ये और हमें जो पता है सबसे बड़ा चैलेंज फ़िल्म मेकर के लिए होता है कि आपको प्रोड्यूसर मिल जाए बस, पैसे बिल्कुल लगा सर, बिल्कुल सर। अब वर्तमान समय में सर हम देख रहे हैं जो पैंडेमिक चारों तरफ हमारे घिरा हुआ है, ये इसका असर मीडिया पे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये तो एक ग्लोबल मुझे आप 30 सेकंड का ब्रेक दीजिए। फॉर श्योर सर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। सर, विशाल जी माफ़ी चाहूँगा, मुझे लो कोई बात नहीं है सर। हम भी आपसे माफ़ी चाहेंगे, रहा आज था। हम तो टेक्निकल प्रॉब्लम काफ़ी हो भी रही है, तो कोई इश्यू नहीं है। जी, आप अपना प्रश्न दोहराएँ। मेरा प्रश्न ये था कि ये जो पैंडेमिक चल रहा है हमारे चारों तरफ, इसका सिनेमा पर आप प्रभाव किस रूप में देखते हैं? देखिए बिज़नेस वाइज़ प्रभाव तो पड़ ही गया है। जी, लेकिन जो क्रिएटिविटी का एक लेवल है, वो एक अलग ढंग से क्रिएट हो रहा है नए रूप में। अभी क्या जी, है कि अभी जो शूटिंग का माहौल है, वो हमारा धंधा ऐसा है कि जो भीड़ से अलग हो ही नहीं सकता। हम लोग भीड़ के बिना काम नहीं कर सकते। हमारी जी, छोटी यूनिट भी, आप ये मान के चलिए कि यदि हम बहुत कुछ छोटा करने चलते हैं, तो भी 8-10 लोग साथ हो जाते हैं और कुछ जी, बड़ा कर एवरेज भीड़ वाली करें तो 60-70 लोग एक जगह पे होते हैं और उससे बड़ा करें तो 100-150 लोगों की भीड़ हो जाती है फ़िल्म करते हुए। और चाहे टीवी करें तो या फ़िल्म करें तो ये 20-25 से 100 के आस-पास की भीड़ रहती है। तो हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, इस दरमियान में शूट करने में। तो एक तो ये हुआ कि बिज़नेस कम हो गया है, शूट कम जी, हो रहे हैं और उसका प्रभाव ये पड़ा है कि बहुत सारे जो लोग डे टू डे काम करके अपना जीवन यापन करते थे, जी, चुनौती खड़ी हो गई है। तो टेक्नीशियन, सपोर्टिंग टेक्नीशियन जो एक एचओडी होते हैं और एक सपोर्टिंग टेक्नीशियन, सपोर्टिंग स्टाफ और जो वे अपना ऑडिशन दे करके और डे टू डे काम ले करके काम करते थे, या इवन जो हम लोग जो बोलते हैं जूनियर आर्टिस्ट जो हैं, तो जी, उन लोगों के सामने एक चूँकि काम अब शुरू हुआ है, जी, फैक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो उसको करने के जी, दरमियान एक प्रोड्यूसर के लिए भी महँगी चीज़ें पड़ रही हैं और जी, काम कम है, तो चुनौती तो है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जब ये दौर से हम निकल पाएँगे, तो फिर वही राग रहेगा, वही बढ़िया चीज़ें जी, आएँगी, थोड़े दिन भरपाई में लगेंगे, फिर अपनी राह में बह लेगी दुनिया, अपनी बह लेगा, अपनी राह में ही सिनेमा भी बहेगा और ये काम-काज भी अपना रफ्तार पकड़ेगा, सिनेमा हॉल वैसे ही अपने रंग-रोगन के साथ, नए रंग-रोगन के साथ, नए थोड़े नियम के साथ बेशक आएँगे तो वो खुलेंगे। बाकी आप अभी बिल्कुल तो सर। ओटीटी अपने आप में होम थिएटर बना हुआ है, तो उसके मज़े लोग ले ही रहे हैं, तो जो देखने वाले के लिए तो है। देखने मुझे वाले लगता के है लिए सर ही फैक्टर, देखने वालों देखने के वालों लिए के लिए चीज़ें सामान। एग्ज़ैक्टली चीज़ देखने वालों के लिए चीज़ें मुझे लगता है आसान हो गई हैं सर, उनके मोबाइल, उनके पॉकेट तक सिनेमा जा रहा है। देखने पहले वालों उन्हें के लिए है, लेकिन करने वालों के लिए चुनौती है। बिल्कुल सर।
जी। सर, आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने इतने संयमित होकर इतनी अच्छी तरीके से हमें सारे प्रश्नों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी जनता को ये बताता चलूँ कि जिस तरह जितनी संयमित होकर और जितनी अच्छे से आपने कमलेश जी को हमारे सामने सुना, जो अपनी जिज्ञासाओं, अपनी भावनाओं को इतनी शालीनता से आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, ये 1 साल या 2 साल की मेहनत नहीं है, इसके पीछे बहुत कई वर्षों का कठिन परिश्रम जुड़ा हुआ है। और हालाँकि आपको इन्हें देख के इतना नहीं लगेगा कि सर ने बहुत परिश्रम किया है क्योंकि ये इतने संयमित और इतनी अच्छी तरीके से हमसे पेश आ रहे हैं, हमारे नए चैनल, नए पेज के साथ। हम सर आपका बहुत-बहुत आभारी हैं और हमारी हमें भी अमलताज से बात आपसे बात कर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा हमें। धन्यवाद विशाल जी। और आपके चैनल के लिए, सर अमलताज के लिए ढेरों शुभकामनाएँ हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके करियर के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। और थैंक यू सो मच। जो लोग देख रहे हैं इस जी। वार्ता को और जिन्होंने इतने देर तक सहारा उनका भी मैं करना चाहूँगा बहुत-बहुत नमस्कार। थैंक यू सर।